नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। अर्बन एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है, खासकर ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, ये म्युनिसिपैलिटीज होती हैं बड़े बड़े शहरों में, मुंबई में, दिल्ली में, ये करती क्या है, तो इसको हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये चैप्टर 7 है, क्लास 6 की पॉलिटी की किताब का, जिसको आप सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ भी बोलते हैं। टाइटल है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, हमने विलेज की बात पहले की थी, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की। विलेज से बहुत बड़े होता है एक शहर। शहर काफी फैला हुआ होता है, डेंसली पॉपुलेटेड होता है, उसमें क्राउडेड मार्केट्स होते हैं, बहुत सारी बसेस कार्स चलती हैं, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, ट्रैफिक कंट्रोल, हॉस्पिटल, बहुत सी चीजें होती हैं। अब जो इतनी सारी चीजें हैं आपके शहर में, उन्हें चला कौन रहा है, उनके रिस्पेक्ट्स में डिसीजंस कौन लेता है, कौन इनकी प्लानिंग करता है, कौन से लोग ये काम करते हैं, ये सारे चीजें, इन सब चीजों के जवाब आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेंगे। तो देखिए, संडे आफ्टरनून है, माला और उसके शंकर, जहांगीर, रेहाना, ये सब आपस में दोस्त हैं, ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, ये बच्चों के टर्म्स में कहानी मैं बहुत ज्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो देख रहे हो शायद कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो मैं सारी वीडियोस बच्चों के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, तो उसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो भैया, क्रिकेट चल रहा था। ठीक है, क्रिकेट खेलते खेलते हुआ ये कि स्ट्रीट लाइट टूट गई गलती से। ठीक है, तो स्ट्रीट लाइट गलती से टूट गई है, ये प्रॉब्लम हो गई बच्चों से। अब बच्चे परेशान हैं कि भैया ये स्ट्रीट लाइट टूट गई है, क्या करें इसका। तो हुआ ये था कि लास्ट वीक इन्हीं बच्चों ने खेलते हुए, पास के पड़ोस में एक निर्मला मौसी रहती थी, उनकी खिड़की तोड़ दी थी, और फिर उन्होंने पैसा देके उनकी खिड़की बनवाई थी। अब यहाँ पे फिर से स्ट्रीट लाइट टूट गई, तो अब इसका पैसा किसको देना पड़ेगा, वो ये सोच रहे थे। तो ये स्ट्रीट लाइट थी किसकी, तो अब स्ट्रीट लाइट खंबे पे लगी है, खंबा स्ट्रीट में लगा है, तो बच्चों के दिमाग में आएगा कि ये स्ट्रीट किसकी है। तो वो थोड़ा सा परेशान हुए कि भाई क्या करें। तो वो रेहाना के घर पे गए और रेहाना की मम्मी से पूछा, मम्मी को बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, ये चीज हमसे गलती हो गई, टूट टाट गया है। ठीक है, तो उनकी मम्मी से पूछा उन्होंने कि क्या करें, इसके पैसे किसको दिए जाएंगे, कौन इन स्ट्रीट लाइट्स को रिपेयर करता है, रिप्लेस करता है। तो रेहाना की मम्मी ने बताया कि देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी ये काम करती है, ज्यादा मुझे इसका आइडिया नहीं है। तुम लोग क्या, एक काम करो, यस्मीन खाला के घर चले जाओ। यस्मीन खाला अभी अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिटायर हुई हैं, और चूंकि ये सारे काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही करती है, तो ये यस्मीन खाला तुमको ठीक तरीके से बता देंगे कि ये काम कैसे होता है। तो भाई यस्मीन खाला के ये लोग गए घर, बच्चे वहां पे। ठीक है, यस्मीन खाला और जो रेहाना की मम्मी थी, ये अच्छी दोस्त थी। तो जब ये लोग यस्मीन खाला के घर पहुंचे, तो उन्होंने दरवाजा खोला और उन्होंने यस्मीन खाला को बताया कि क्या हुआ। जब स्ट्रीट लाइट के बारे में उन्होंने पूछा कि स्ट्रीट लाइट का मालिक कौन है और किसको स्ट्रीट लाइट के पैसे देने हैं, तो ये यस्मीन खाना खाला ने हंस के बताया कि देखिए, कोई एक ऐसा पर्सन नहीं जिसको आप ये पैसे दे सकते हो। ये जो सारी चीजें हमें अपने चारों तरफ नजर आ रही हैं, इनको मैनेज करने के लिए बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसको आप कहते हो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो यही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्ट्रीट लाइट्स देखेगी, जो कचरा अचरा इकट्ठा हो जाता है उसके कलेक्शन का काम देखेगी, वाटर सप्लाई भी यही म्युनिसिपैलिटी करेगी, स्ट्रीट्स को साफ रखना, मार्केट्स को साफ रखना, यही म्युनिसिपैलिटी करेगी। ठीक है, और यही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हर जगह जगह पे बोर्ड लगाती है कि भैया मलेरिया से कैसे बचा जाए, डेंगू से कैसे बचा जाए। तो इस तरीके की चीजें आपको, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक्चुअली में काम होता है इस तरीके की चीजों के बारे में लोगों को आगाह कराना, लोगों के लिए सही सर्विस प्रोवाइड कराना, और एक कह सकते हैं ना कि हेल्दी लिविंग कंडीशंस को मेंटेन करना। ठीक है, तो भाई एक सिटी में बीमारी ना फैल जाए, तो उसको बचाने का काम भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। प्लस सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज वगैरह, इनको चलाने का काम भी आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम तो म्युनिसिपैलिटीज का है ही। प्लस जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स वगैरह चलते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, डिस्पेंसरीज हैं, वो भी रेगुलरली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं। फिर बहुत सारे आपको गार्डन मिल जाएंगे, पब्लिक एरिया मिल जाएंगे, इनको मेंटेन करने का काम भी यस्मीन खाला ने बताया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। अब जो यस्मीन खाला, ये बच्चे और यस्मीन खाला पुणे में रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि हम चूंकि पुणे में रहते हैं और पुणे एक बड़ी शहर है, तो यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। जो थोड़े छोटे शहर होंगे वहां पे म्युनिसिपल काउंसिल होगी। तो मुंबई, पुणे, दिल्ली, बड़े बड़े शहर है, बैंगलोर, यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी। अब जैसे कि हमने वहां पे पंचों के केस में बात की थी कि पंच होते हैं जिनको वार्ड कहा जाता था, और फिर सरपंच था, वैसे यहाँ पे कुछ लोग इलेक्ट होते हैं, इनको बोला जाता है द वार्ड काउंसिलर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। ओके, तो यस्मीन खाला से
रेहाना ने पूछा कि इस बात पे डिसीजन कौन लेगा कि एक पार्क कहां बनेगा, ठीक है। और यस्मीन खाला चूंकि पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करती थी और वहां से रिटायर हुई थी, तो रेहाना ने यस्मीन खाला से पूछा कि क्या आप इस बात पे डिसीजन लेती थी कि कहीं पे कोई गार्डन बनेगा। तो यस्मीन खाला ने बताया कि नहीं, मैं अकाउंट ऑफिस में काम करती थी कॉर्पोरेशन की, और मैं लोगों की सैलरी वगैरह बनाती थी, तो ये सब डिसीजन लेना मेरा काम नहीं था, मेरा काम था बस सैलरीज बनाना। तो बात यह है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है उसमें बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे डिसीजंस लेने हुए होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के डिसीजंस कि एक पार्क कहां बनेगा, एक नया अस्पताल कहां बनेगा, ये कौन लेगा, ये लेगा वार्ड काउंसलर्स। तो ये वार्ड काउंसलर्स आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटीज में होंगे। अब देखते हैं कि वार्ड काउंसलर्स होते क्या है। एक सिटी को अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है और हर वार्ड से एक काउंसलर को इलेक्ट किया जाता है, और वो जब चुन के आएगा तो उसको बोला जाएगा वार्ड काउंसलर्स। ओके, यहां पे एक और सवाल आपके दिमाग में आता है, ये जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं इनको चुनता कौन है। तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे पंचों को लोग चुनते थे ग्राम सभा के, वैसे ही ये वार्ड काउंसलर्स में जो इनका वार्ड होगा, उस वार्ड में रहने वाले जो लोग होंगे, जो इलेक्टोरल रोल में होंगे, उस इलेक्टोरल रोल को कौन तैयार करेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। वो लोग वोट डालेंगे और उससे ये वार्ड काउंसलर्स इलेक्ट किए जाएंगे। और ये वार्ड काउंसलर्स बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं और इनके डिसीजंस पूरे सिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर the complicated decisions that affect the entire city are taken by group of councillors who form committees to decide and debate issues। तो अपने अपने वार्ड में काउंसलर्स ने थोड़ा बहुत डिसीजन लिए, प्लस अगर कोई एक ऐसा डिसीजन है जो कि पूरे शहर को अफेक्ट कर रहा है, तो सारे वार्ड काउंसलर्स मिलकर कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी में अच्छी खासी डिबेट होगी, जरूरत पड़ी तो वोट भी डाला जाएगा और फिर डिसाइड किया जाएगा कि कहां पे क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक बस स्टैंड को इंप्रूव करना है, क्राउडेड मार्केट प्लेस को साफ करवाना है, कूड़ा हटवाना है, नाली साफ करवानी है, खुदवानी है, तो इस तरीके की चीजों का डिसीजन कौन लेगा, ये वार्ड काउंसलर्स मिलके लेंगे। और ये वार्ड काउंसलर्स अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग कमेटियां बनाएंगे, और इन कमेटियों में एक कमेटी पानी के लिए हो सकती है, एक कमेटी गंदगी को साफ कराने के लिए हो सकती है, एक कमेटी आपकी स्ट्रीट लाइट्स लगाने के लिए हो सकती है, और वो कमेटी फिर अपना अपना काम करेगी, ठीक है। अगर किसी एक वार्ड के पर्सन को, या किसी एक वार्ड में कोई एक पर्सन मान लीजिए अफेक्टेड है कि उसके इलाके में कहीं गंदा कचरा पड़ा हुआ है, उससे पोल्यूशन हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है कि उस वार्ड काउंसलर के पास जा सकता है जिसको उसने इलेक्ट किया है, ठीक है। और फिर वो वार्ड काउंसलर उस चीज को ठीक कराना उस वार्ड काउंसलर की एक जिम्मेदारी बनती है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर्स फैल रहे हैं, मतलब हैंग कर रहे हैं आपके एरिया में, तो आप लोकल काउंसलर से मिलके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कराओगे कि आप लोकल काउंसलर से मिलोगे। अब चूंकि वो काउंसलर यहाँ पे एक छोटे लेवल का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हो गया, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में बात करेगा और इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी में बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने की कोशिश करेगा। तो बहुत सारे इश्यूज पे डिसाइड करते हैं ये लोग काउंसलर्स, ठीक है। अब देखिए, चीजों को डिसाइड करना इन वार्ड काउंसलर्स का काम हो गया, इंप्लीमेंट करना किसका काम होगा, एग्जीक्यूटिव का। तो एग्जीक्यूटिव वहां पे कौन है, म्युनिसिपल कमिश्नर। तो ये जो म्युनिसिपल कमिश्नर होता है मोस्टली एक आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एक ऑफिसर होता है ये, ठीक है। और इसके अंदर एक नीचे बहुत एलोबरेट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अलग अलग एग्जाम्स होते हैं उनके थ्रू आया हुआ होता है, और ये मिलकर एज एन एग्जीक्यूटिव का काम करते हैं। तो जो वार्ड काउंसलर्स डिसीजन लेंगे उनको इंप्लीमेंट ये लोग करेंगे। ओके, तो इन कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को किया जाएगा अपॉइंट, और जो काउंसलर है वो इलेक्टेड है। तो काउंसलर्स लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है ना। और ये जो भाई आपका कमिश्नर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो एक आईएएस हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का आदमी हो, कोई भी हो, इंस्पेक्टर हो, दे आर पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट जो कह लीजिए। फिर बोला जाएगा कि हाउ आर दीज डिसीजंस मेड, ठीक है। मतलब ये जो चीजें करी जाती हैं, वैसे तो मैंने हल्का फुल्का इसका जवाब आपको दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे यस्मीन खाला बता रही कि जब सारे वार्ड काउंसलर्स मिलते हैं, तो वार्ड काउंसलर्स मिलने के बाद मतलब एक बजट पे डिसीजन होता है। अब देखिए वार्ड काउंसलर्स अलग अलग जगहों पे कैसे काम करते हैं, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। अब इन वार्ड काउंसलर्स के पास या इन म्युनिसिपैलिटी में कितना पैसा आया, इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये वार्ड काउंसलर कितना काम करेंगे। इन वार्ड काउंसलर्स को या उस म्युनिसिपैलिटी को कितनी छूट दे रखी है, कितना नियम बनाने की ताकत दे रखी है स्टेट गवर्नमेंट ने, इस बात पे डिपेंड करेंगे।
स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स का कितना उसमें इंटरफेरेंस है, इस बात पे भी बहुत चीजें डिपेंड होती हैं। तो देखिए जब आप प्रैक्टिकल लेवल पे काम करने पे जाते हैं तो बहुत सारी चीजें इफेक्ट डालती हैं। लेकिन नॉर्मल कर केसेस में क्या होता है कि चूंकि ये वार्ड काउंसलर्स इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ये चुन के आए गए हैं लोगों के द्वारा, तो पहले तो ये मिलके अपने अपने वार्ड्स में और ओवरऑल सिटी में देखेंगे कि भैया किस किस चीज को होने की जरूरत है, पर्टिकुलर डिमांड्स क्या है लोगों की और क्या सही रहेगा पूरी सिटी के लिए और अलग अलग वार्ड्स के लिए। फिर देखा जाएगा कि इनके पास पैसा कितना है, इनका बजट कितना है, पैसा कहां कहां से आता है उसको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। फिर ये वार्ड काउंसिलर्स मिलकर डिसाइड करेगा कि कहां का पैसा कितना कहां लगाना है, और उसके बाद अब एक बार ये डिसाइड कर लेंगे कि कहां पे कितना पैसा किस किस जगह पे इन्वेस्ट करना है, उसके बाद उस डिसीजन को इंप्लीमेंट कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो ये यस्मीन खाला बच्चों को समझा रही थी और आपको भी हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा कि कैसे यहाँ पे काम होते हैं। ठीक है, एंजॉइंग द क्वेश्चंस। नो अडल्ट आस्क्ड हर अबाउट हर जॉब एंड चिल्ड्रंस क्वेश्चंस। देखिए ऐसा हुआ कि यस्मीन खाला जब जॉब में थी तब उनसे कोई पूछता नहीं था कि आप क्या काम करते हो। अब पहली बार ऐसा हुआ कि उनके रिटायरमेंट के बाद कुछ बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे उनके काम में, तो वो भी खुशी खुशी बता रही थी। तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से देखते हैं ना। पंचायत द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड पंच कहा जाता था उनको। ठीक है, आगे देखते हैं। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू, सिटी कितनी चीजों में डिवाइडेड है भाई, सिटी ऑब्वियस सी बात है आपका डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। In a municipal corporation, the elected members are called ward councillors. Group of councillors deal with the issues that affect the entire city. यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, elections are held once every 5 years for the पंचायत as well as municipality. पंचायत म्युनिसिपैलिटी दोनों के लिए 5 साल में एक बार इलेक्शंस होते हैं। While the councillors makes the decision, the administrative staff led by the commissioner implement these. तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ लेड बाय द कमिश्नर का काम होता है डिसीजंस को इंप्लीमेंट करना। आगे देखते हैं कि भाई इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसा कहां से मिला। तो देखिए इतनी सारी सर्विसेज अगर म्युनिसिपैलिटी दे रही है, जैसे बंबई में सुबह सुबह म्युनिसिपैलिटी पानी छुड़वाएगी, काम उसका है पानी डिस्ट्रीब्यूट करवाना सिटी में, ठीक है ना, तो ये काम हो गया। फिर जगह जगह पे गार्डन्स मेंटेन कराना, रोड्स बन रही है कि नहीं है इसको मेंटेन करना, इलेक्ट्रिसिटी का किसी एक डिपार्टमेंट जगह पे कट गई तो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से बात करके उस चीज को ठीक कराना। तो बहुत सारी चीजें म्युनिसिपल अथॉरिटी सीधे सीधे सर्विसेज देती है, जैसे गार्डन वगैरह बनवाना, इस टाइप की सर्विसेज सीधे देती है। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बहुत सारी सर्विसेज इनडायरेक्टली देती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल्स इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के बीच में और लोगों के बीच में एक मीडिएटर का काम करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए। तो बहुत से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सर्विसेज को एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड कराता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये सब करने के लिए चाहिए पैसा। पैसा कहां से मिलेगा, तो टैक्स। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत तरीके का टैक्स इंप्लीमेंट कर सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप चेन्नई में जॉब करते हो या आप मुंबई में कहीं पे जॉब करते हो, तो होगा क्या, जब भी आप अपनी सैलरी स्लिप देखोगे ना तो आप देखोगे कि दोस्तों आपकी सैलरी स्लिप में हर महीना 200 रुपए कटा हुआ होगा, 200 रुपए। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने 2500 रुपए प्रति वर्ष की मैक्सिमम लिमिट लगा रखी है प्रोफेशनल टैक्स पे। और ये प्रोफेशनल टैक्स का पैसा जाता कहां है, तो ये जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या उस शहर की म्युनिसिपैलिटी के पास। तो चेन्नई में, मुंबई में जो वर्किंग लोग हैं, जो एम्प्लॉयड लोग हैं, उनकी सैलरी से हर महीना 200 रुपया कटता है। वो मैक्सिमम अमाउंट का चटा सकता है। हालांकि 2014-2015 में जब बजट आया था तो ये एक रिक्वेस्ट सामने रखी गई थी कि इस प्रोफेशनल टैक्स की अपर लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए, बट नहीं बढ़ाया गया। 12,000 तक कहा जा रहा था कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए। अगर वो बढ़ा दिया जाता तो हो सकता है आपको 1000 रुपए प्रति महीने प्रोफेशनल टैक्स में देने पड़ते, बट ऐसा हुआ नहीं। तो इस प्रोफेशनल टैक्स से इनके पास पैसा जाता है। ये बस मैंने एक तरीका बताया ताकि अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं तो आप कनेक्ट कर सको कि भाई ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज के पास पैसा जा कहां से रहा है। फिर भाई ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं भाई आपका, किसको, लोगों को, और उस सर्विसेज का ये पैसा लेती है। जैसे कि जिन लोगों के पास घर है उनको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। अगर उनके घर पे पानी आ रहा है तो पानी का उनको बिल देना पड़ेगा। बाकी कुछ सर्विसेज आ रही है तो उसका पैसा देना पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी टैक्स की बात करोगे तो प्रॉपर्टी टैक्स बहुत ज्यादा नहीं होता है। अगर आप बड़े इलाकों में देखोगे तो 25 से 30% मैक्सिमम होगा प्रॉपर्टी टैक्स से जो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमाएगा। अब देखिए यहां पे दोस्तों एक सवाल है आपसे, प्रॉपर्टी टैक्स जो लगाया जाता है ये किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है। मान लीजिए आप मुंबई में गए और मुंबई में जाके आपने एक फ्लैट खरीदा, ठीक है, फ्लैट खरीदा तो उसमें एक्साइज ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, बहुत सारी चीजें बढ़ती हैं। ये सब ड्यूटीज कहां जाती हैं, कभी पता करने की कोशिश कीजिएगा, ये कलेक्ट होने के बाद कहां जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। फिर एक म्युनिसिपैलिटी में बहुत सारी और चीजों पे
टैक्स लगाए जाते हैं। जैसे कि आप एक सिनेमा देखने जाओ, तो सिनेमा देखने वाली जब टिकट है ना, उस टिकट पे ध्यान से देखिए कि क्या कोई टैक्स आपका एंटरटेनमेंट टैक्स टाइप का लगा रखा है क्या। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं दोस्तों जिसपे टैक्सेस लगाती हैं ये लोकल गवर्नमेंट्स। हुआ ये था दोस्तों कि 2 साल पहले जब जीएसटी आया था, जीएसटी के आने से पहले इंटरटेनमेंट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट वसूल करती थी। जीएसटी आने के बाद इंटरटेनमेंट टैक्स को वसूल करने की ताकत मिल गई आपके किसको, इन म्यूनिसिपैलिटीज को। तो कुछ दिन पहले, मतलब कुछ 1 साल या 1.5 साल पहले लगभग की बात है कि चंडीगढ़ का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने बोला कि भाई हम लोग 30% का इंटरटेनमेंट टैक्स लगाएंगे। क्योंकि जीएसटी रिजाइन के बाद इंटरटेनमेंट टैक्स जो भी कलेक्ट होगा वो सीधे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल बॉडीज के पास जाएगा। तो इस तरीके के टैक्सेस से मिलता है पैसा आपकी म्युनिसिपैलिटीज को बहुत और चीजों से टैक्स पैसा मिलता है। कभी कभी तो क्या होता है दोस्तों की गवर्नमेंट का जो बजट होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट होता है, उससे भी भाई पैसा मिलता है आपका म्युनिसिपैलिटीज को। तो म्युनिसिपैलिटीज के पास पैसे आने के बहुत से तरीके हो गए। ओके, तो ये बात हो गई कि भाई म्युनिसिपैलिटी को पैसा कहां पे आया। ओके, अब देखिए यहां पे आगे चीजें देखते हैं। Does the municipal corporation have a lot of workers? आस्क्ड शंकर क्यूरियसली। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम की बात चल रही, तो एक बच्चे ने यस्मीन खाला से पूछा कि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं या कम वर्कर्स काम करते हैं। तो यस्मीन खाला ने बताया कि भाई देखिए म्युनिसिपैलिटी का काम बहुत बड़ा होता है, जितना बड़ा शहर होगा उतना ज्यादा काम होगा, उतने ही ज्यादा डिपार्टमेंट होंगे। तो एक बड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पानी का डिपार्टमेंट अलग होगा, कूड़ा कचरे का डिपार्टमेंट अलग होगा, गार्डन्स को देखने का डिपार्टमेंट अलग होगा, रोडों को देखने का डिपार्टमेंट अलग होगा, और साफ सफाई का डिपार्टमेंट अलग होगा। और ये जो यस्मीन खाला थी वो एक डिपार्टमेंट था सैनिटेशन डिपार्टमेंट। सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अकाउंट में काम करती थी, लोगों की सैलरी बनाती थी। तो अब आप ये समझ सकते हैं दोस्तों कि कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं और उन डिपार्टमेंट से भी कितने अलग अलग काम है। ठीक है दोस्तों, फिर यहां पे यस्मीन खाला से एक बच्चे ने पूछा कि यस्मीन खाला वेयर डज द गार्बेज दैट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट्स गो टू। तो ये चीज पूछी यस्मीन खाला से कि भाई जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गार्बेज इकट्ठा करता है वो कहां जाता है। देखिए इसका जवाब मैं आपको पहले दे चुका हूं दोस्तों। अगर कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अच्छे से काम करता है तो उसका गार्बेज इधर उधर नहीं पड़ा रहेगा, वो ठीक से हो जाएगा। गार्बेज को 2 तरीके से कलेक्ट किया जाता है, एक ब्लू बॉक्स में, एक ग्रीन बॉक्स में। उनके बारे में मैंने पहले बात की, मैं फिर से बात करूंगा। और उनको जगह 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 पे जाके प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाता है। किसी को आप कह सकते हैं कि लैंडफिल्स में डिस्पोज किया जाता है, किसी को बिल्कुल पूरी तरीके से इंसिनरेट कर दिया जाता है। बहुत सारी चीज तरीकों से आपका गार्बेज डिस्पोजल होता है। जब भी गार्बेज डिस्पोजल की बात आएगी वो बहुत जरूरी हो जाएगा फ्रेंड्स। नीचे के लिंक में मैं आपको गार्बेज डिस्पोजल से रिलेटेड कुछ वीडियोस दे दूंगा। अगर मैं देना भूल जाऊं तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता दीजिए, मैं तब अपडेट कर दूंगा। क्योंकि कमेंट्स में रेगुलरली पढ़ने लगता हूं, हो सकता है 2-3 दिन बाद जब मैं इस वीडियो को अपडेट करूं तो मैं भूल जाऊं कि भाई ये मुझे इनके लिंक्स देने थे आपको। ओके, तो अभी गार्बेज डिस्पोजल की बात आई, तो गार्बेज डिस्पोजल से रिलेटेड अपने राइट्स के लिए कैसे लड़ा जाता है इसको एक एग्जांपल से यहाँ पे यस्मीन खाला ने समझाया है। कम्युनिटी प्रोटेस्ट हुआ यार कि एक बार एक जगह पे जो वुमेन थी वो काफी नाराज थी। क्यों नाराज थी? क्योंकि उनका जो इलाका था ना फ्रेंड्स, उनके इलाके में बहुत सारी गंदगी वगैरह पड़ी हुई थी। यहाँ पे देखिए As you know, you can usually find garbage lying all over the street. Earlier, when our neighborhood used to have garbage lying all over, and if this remains uncollected, it attracts dogs, rats, and flies. All people get ill from the smell. At one point, things became so bad that children even stopped playing cricket in the street because their parents were afraid that they would get sick from staying on the streets too long. Women were unhappy about the situation and came for advice. I tried to speak with some officer in the department, but I wasn't sure how long it would take. Then Ganga Bai, who said it was a ward councillor we should go to and protest since we are the ones who elected him. हुआ क्या दोस्तों कि ये जिस इलाके में यस्मीन खाला वगैरह रहते थे वहां पे पहले गंदगी साफ नहीं होती थी, गंदगी पड़ी रहती थी। और गंदगी जब एक जगह पे खुले में पड़ी रहेगी तो वहां पे बहुत सारे इंसेक्ट्स, रैट्स, गंदगी, बैक्टीरिया, जर्म्स फैलेंगे। तो एक समय पे इतनी बुरी सिचुएशन हो गई कि भाई साफ सफाई हो ही नहीं रही थी, बच्चों ने बाहर खेलना बंद कर दिया, लोग बहुत परेशान हो गए। तो उस समय यस्मीन खाला जॉब में थी, सब लोग यस्मीन खाला के पास आए, बोला क्या करना चाहिए। तो यस्मीन खाला ने सोचा कि अपने डिपार्टमेंट में बात करती हूँ, पर डिपार्टमेंट में बात करने वाली बात में समय लग सकता है। तो गंगाबाई करके एक लेडी थी, उन्होंने कहा कि हमको चल के वार्ड काउंसलर से बात करनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि वार्ड काउंसलर को तो हमने ही वोट देके जिताया है, तो अब इस वार्ड काउंसलर की जिम्मेदारी रहती है, बनती है कि वो इस गार्बेज को साफ करवाए, इस कचड़े को साफ करवाए। तो भाई ये सब लोग जमा होके उस वार्ड काउंसलर के पास गए, वार्ड काउंसलर के घर के पास जाके नारेबाजी करने लगे, हमारा हक दो, हमारा हक दो। तो भैया वार्ड काउंसलर बाहर आया, उसने पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है, तो गंगाबाई ने उसको प्रॉब्लम समझाई कि भाई ऐसा ऐसा है, कचरा पड़ा है, साफ नहीं हो रहा है। तो वार्ड काउंसलर ने कहा कि एक काम करो, कल सुबह आओ एक झुंड बना के, और हम लोग म्युनिसिपल कमिश्नर के सामने चल के अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं, क्योंकि म्युनिसिपल कमिश्नर इज द अथॉरिटी विच इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स। डे टू डे काम को म्युनिसिपल कमिश्नर करता है। और उस गंगाबाई से उसने ये कहा कि तुम एक काम करो, एक कागज पे ये पटिशन जितने ज्यादा लोगों से साइन करवा सकते हो अपने लोकेलिटी के, उतने ज्यादा लोगों से साइन करवा लो। और साथ ही साथ हम लोकल सैनिटेशन इंजीनियर को भी अपने साथ लेके चलेंगे, जो कि एक टेक्निकल टर्म्स में भी कमिश्नर को बातें बताएगा। तो भाई सब लोग तैयार हुए, सब कुछ सारे अरेंजमेंट्स किए गए, और अगले दिन भैया एक बड़ा सा ग्रुप पहुंच गया वार्ड काउंसलर के साथ, सैनिटेशन इंजीनियर के साथ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस के सामने। जब कमिश्नर ने देखा इतने बड़े ग्रुप को, वो बोला भैया क्या चल रहा है। तो सबको उसने बात बताई कि, तो कमिश्नर थोड़ा आनाकानी करने लगा। जब कमिश्नर आनाकानी करने लगा तो गंगाबाई ने स्मार्टली रिप्लाई किया, बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक्स टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटीज। होता क्या है देखिए दोस्तों, ये जो कमिश्नर वगैरह बैठते हैं ना, हायर आईएएस हैं ये, अब इनके पास रिसोर्सेज देखिए लिमिटेड होते हैं दोस्तों, इनकी भी गलती नहीं होती, इनके पास काम बहुत ज्यादा होता है, रिसोर्सेज कम होते हैं, और उन कम रिसोर्सेज से इनको ज्यादा काम करना होता है, एज सिंपल एज दैट। फिर जो रिच लोकेलिटीज के लोग हैं वो अच्छी तरीके से कनेक्टेड होते हैं, पॉलिटिकली कनेक्टेड होते हैं, तो उनके यहाँ का काम इनको पहले करना पड़ता है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पहले तो बहानेबाजी करी कमिश्नर ने, जब बहानेबाजी नहीं चली तो भाई बाद में उसको वहां से कचरा साफ करवाना पड़ा। ठीक है, उसके लिए एक दो बार उनको और धरना प्रदर्शन करना पड़ा, गंगाबाई और कुछ लेडीज को लेके गई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में, और एंड में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को साफ सफाई करने लगी, और बाद में वहां पे साफ सफाई थोड़ा रेगुलर तरीके से होने लगी। तो ये एक हमने केस देखा जहां पे लोग अपने हक के लिए लड़के चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, और बच्चों को भी इससे मिल रहा है कि भाई हाँ, हक के लिए लड़के चीजें मिल सकती हैं। तो एक आपको देखिए यहाँ पे ये जो हमने जितना भी ये कहानी आनी पढ़ी है, इस कहानी से अगर आप एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो बात अलग है, लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव से म्युनिसिपल कमिश्नर क्या काम करता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उसको नीचे से असिस्ट करता है, वार्ड काउंसलर्स इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। अच्छा, जब गार्बेज डिस्पोजल की बात आई तो यस्मीन खाला ने कुछ और इंफॉर्मेशन दी बच्चों को। यस्मीन खाला ने बताया कि उनके रिटायरमेंट के बाद से रिसेंट समय में, यहाँ पे देखिए बच्चों और यस्मीन खाला की रिस्पेक्ट में बातें समझाई जा रही है, आपको बस मेन जो चीज है उससे मतलब रखिए कि रिसेंटली जो कमिश्नर्स हैं सेवरल म्युनिसिपैलिटीज के लोग, वो पैसा बचाने के लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दे रहे हैं ताकि वो गार्बेज को प्रोसेस कर सके। अब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को काम देके क्या होगा, देखिए सब कॉन्ट्रैक्टिंग का काम पूरी दुनिया में चलता है, ये जितने भी कॉल सेंटर चल रहे हैं ना इंडिया में, ये सब कुछ सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू चल रहे हैं। कैसे मतलब, जैसे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आपकी, कैसे जो टेलीकॉम कंपनियां हैं बाहर की, फॉरेन की, वो अपना काम साउथ एशिया की कंट्रीज में सब कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं, तो इंडिया भेज देती हैं, फिलीपींस भेज देती हैं, श्रीलंका भेज देती हैं, सस्ते में हो जाता है। तो उसी तरीके से कमिश्नर्स इन गार्बेज को साफ कराने का काम ना सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं प्राइवेट कंपनियों में। ये प्राइवेट कंपनियां इस काम को बहुत एफिशिएंट तरीके से कराती हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि जो प्राइवेट कंपनी में लोग काम करते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं, और जो गार्बेज को कलेक्ट करने वाला काम है थोड़ा डेंजरस काम है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो लोग ये काम करते हैं ना, उनको बीमारियां लग सकती हैं, डिजीजेस लग सकते हैं। अब जब गवर्नमेंट वर्कर्स ये काम करते थे तो उनकी सैलरी थोड़ी ठीक होती थी, उनको बहुत सारे तरीके के इंश्योरेंस मिलते थे कि अगर कुछ हो गया तो उनके घर वालों को कुछ पैसा दिया जाएगा। ये जो गारंटी है, ये जो सिक्योरिटी है, वो इन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को नहीं मिलती है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स बहुत कम सेफ्टी मेजर्स के साथ काम करते हैं जो प्राइवेट वाले हैं। तो इस चीज में कुछ करना चाहिए, बट अभी के लिए इस चीज में कुछ भी नहीं हो रहा है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का जमाना चल रहा है, और हर जगह पे देखिए सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो रही है दोस्तों। फिर यहाँ पे एक और केस स्टडी दे रखी है सूरत की। देखिए सूरत में 1994 में एक प्लेग आया था, वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटी हुआ करती थी सूरत। तो वहां के जो घर होते थे, होटल थे, रेस्टोरेंट थे, वो सारा अपना कचरा जमीन पे फेंक देते थे, स्ट्रीट्स में फेंक देते थे, नालियों में फेंक देते थे, नालियां जम जाती थी। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी वो एक्टिव थी नहीं, गार्बेज साफ करती नहीं थी। सिचुएशन इतनी बुरी हो गई कि प्लेग हवा में फैल गया। हवा में फैल के जाने कितने लोग मर गए, 3 लाख लोग तो शहर छोड़ के भाग गए। बाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे प्रेशर पड़ा, कुछ पोस्टिंग वोस्टिंग बदली, और सिटी को पूरी तरीके से साफ कराया गया। आज की डेट में सूरत वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी है। तो इस केस स्टडी से हमको यह पता चलता है कि भैया देखिए, जो
आपका साफ सफाई है, अगर कहीं पे कितनी भी सिचुएशन गंदी हो वो चीज साफ हो सकती है। जैसे गंगा के बारे में हम लोग बात करते हैं कि गंगा बहुत गंदी है, उसे साफ नहीं किया जा सकता, यमुना बहुत गंदी है, उसे साफ नहीं किया जा सकता। आपको पता है फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था ना इंग्लैंड में, उसके बाद जो थेम्स नदी है ना लंदन की, बहुत गंदी हो गई थी। सब सोचते थे कि भाई ये थेम्स नदी नहीं साफ हो सकती, लेकिन उसके बाद भी थेम्स को बहुत क्लीन कराया गया। आज की डेट में थेम्स थेम्स बहुत क्लीन नदी के सामने हमारे सामने, जबकि एक समय पे उसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन था। तो अगर किसी चीज को करने की चाह हो तो वो हो सकती है। अब यहाँ गार्बन कलेक्शन में मैं आपको कैसे गार्बेज कलेक्ट किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी आपके पास कभी किसी बड़े शहर में गार्बेज कलेक्शन वाला आएगा ना, तो उसके जो गार्बेज के दो कलर होंगे, या तो ग्रीन होगा या ब्लू होगा। आपको उसमें कचरा किस हिसाब से डालना है वो आपके सामने है। अगर तो आपके सामने ग्रीन बॉक्स आया तो उसमें आप फूड आइटम्स डाल सकते हो, जैसे आपके केले के छिलके, आपने प्याज छीला उसके बाहर का छिलका, वो आपने आलू छीला उसके बाहर का छिलका, फिर जो किचन के वेस्ट होते हैं, पील्स, कटिंग्स, चाय, कॉफी, कॉटन, मैच स्टिक्स, हेयर, इस तरीके की चीजें आप ग्रीन बिन में डाल सकते हो। और ब्लू बिन में क्या डालोगे? तो प्लास्टिक फूड जार्स, बॉटल्स, प्लास्टिक की चीजें, कार्टन, एरोसॉल के केन्स, एल्यूमिनियम, हाउस होल्ड पेपर, इस तरीके की चीजों को आप डालोगे ब्लू बिन में। ग्रीन बिन में, ब्लू बिन में। ये दो अलग अलग तरीके से आपका गार्बेज डिस्पोजल होता है। गार्बेज डिस्पोजल के टाइप्स क्या हैं, कितने तरीके से गार्बेज को डिस्पोज किया जाता है, उस पर मैंने इतनी वीडियोस बना सकती हैं डिटेल में। अगर आप देख लोगे आपको पूरा गार्बेज डिस्पोजल का सिस्टम समझ में आ जाएगा, ना केवल इंडिया का, पूरी दुनिया में जो सबसे डेवलप कंट्रीज है वहां का भी दोस्तों। तो यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा खत्म कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप इसको फोटो में देख सकते हैं, एक पर्सन ब्लू रंग के डब्बे को लेके चल रहा है, एक पर्सन ग्रीन रंग के डब्बे को ले रख के चल रहा है, और आपको इन ग्रीन और ब्लू डब्बों में क्या जानना है ये अब आप जानते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स, बहुत जल्दी जल्दी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर क्लासरूम पर्पज से कोई इन वीडियोस को देख रहा हो, कोई 6th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा देख रहा हो, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे।